पॉलिसी बुनियादी तौर पे है क्या? अगर ये कहा जाए कि हर चीज़ जो एचआर के साथ लिंक कर रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जा सकती है, तो क्या ये गलत होगा? और पॉलिसी बनाते क्यों हैं हम? यूनिफॉर्मिटी, सेट पैटर्न और रूल के लिए। जो प्रॉब्लम्स हमें एचआर में आते हैं, आप कभी नोट कीजिएगा, वो कंपनीज जिन कंपनीज के अंदर पॉलिसीज नहीं बनी हुई, उन कंपनीज के अंदर आपको आपका एचआर सारा दिन सिर्फ यही देख रहा होगा कि मैंने किस तरह से ऑपरेशंस किस तरह से चलाने हैं, मैंने स्पेशल अप्रूवल्स चल रहे होंगे, आप एम्प्लॉयज़ के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम पॉलिसी नहीं बनाते। पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? पॉलिसी आप किसी कंपनी से हैं, आप किसी और कंपनी से, आप किसी और कंपनी से है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी पॉलिसीज़ जो है वो सेम हो, क्योंकि पॉलिसी नीड बेस्ड होती है। नंबर वन, नीड बेस्ड, यानी आपने एक देखा कि आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा हो गया कि आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया है, तो आप उसके ऊपर सोचेंगे कि आप इसके ऊपर कोई पॉलिसी बना लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 1000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी के अंदर आप पॉलिसी नहीं बनाते तो 1000 एम्प्लॉयज़ को आप 1 बाय 1 किसी सूरत एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जो मशहूर कॉल है कि अगर आपकी पॉलिसी नहीं है तो हर बंदे की अपनी पॉलिसी होगी। हर बंदे की अपनी पॉलिसी है, वो फिर जिसका जितना बस चलेगा। आपने यूनिफॉर्मिटी की बात की, यूनिफॉर्मिटी क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, और आप अनबाइस्ड रहें, मेरिट के ऊपर डिसीजंस करें। बुनियादी तौर पे एचआर का काम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखे, उनके बेनिफिट्स का ख्याल करे, उनकी वेलफेयर का ख्याल करे। यूनियन के ऊपर, अगर आप फैक्ट्री के अंदर है, वहाँ पे यूनियन है, तो उन यूनियंस को जो है आप एड्रेस करें। ये सारी चीज़ें इसी से रिलेट आपके सारे फंक्शंस कर रहे हैं। आपकी सैलरी इससे रिलेट कर रही है, आपके बेनिफिट्स इससे रिलेट कर रहे हैं, प्रमोशन इससे रिलेट कर रही हैं। तमाम के तमाम ऑपरेशंस जो आप एचआर के कर रहे हैं वो सारे के सारे इसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन कितनी है, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी कितनी है, आप उनको रिटेन कितनी देर के लिए कर सकते हैं। क्योंकि रिटेंशन की भी एक पॉलिसी होती है, और वो रिटेंशन की पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि एक रिसोर्स जिसको आप इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, फिर इंटर्नशिप की भी आप कोई ऑपरेशन का नाम लें, उसके ऊपर पॉलिसी मौजूद होगी। नहीं है तो वो बनेगी। जब आप इंटर्न्स हायर करते हैं, इंटर्न से आप हायर करने के बाद उसको वो तरक्की करता करता जब ऊपर जाता है तो ये आप उसको रिटेन कर रहे हैं। आपने उसको एक प्रमोशन की पॉलिसी दी है, आपने उसको, आप बेनिफिट्स पे काम कर रहे हैं, आपने उसको इसके अप्रेजल के ऊपर जो है वो आपने एक पॉलिसी रखी हुई है। तो वो कंपनीज जिन कंपनीज के अंदर पॉलिसीज मौजूद नहीं है, मैं ये समझता हूं कि उन कंपनीज के अंदर एचआर अगर काम कर भी रहा है तो वो क्लैरिकल जॉब कर रहा है। क्लैरिकल जॉब अगर नहीं कर रहा वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो सही मानों के अंदर उनको एड्रेस करने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। अब डेफिनेशन हमें क्या कहती है? अच्छा, ये जो बातें हमने की हैं उसके मुताबिक मैं इस पर थोड़ा कम जाऊँगा, आपको बाद में दे देंगे, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप कि आपने पॉलिसीज जो सिस्टम ऑफ कोडिफाइड डिसीजंस हैं एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सनल फंक्शंस हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय रिलेशन है, रिसोर्स प्लानिंग है, रिटेंशन है, लीव्स हैं, कुछ भी आप जिसके ऊपर करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैन मेड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब पॉलिसी, एक तो हमने कहा कि नीड बेस्ड पॉलिसी है, हमने फेस किया, हमने कहा कि ये प्रॉब्लम 10 लोगों को आ गया, ये 20 लोगों को आ गया, ये 50 लोगों को आ गया है, तो अब इसको एड्रेस करना चाहिए। एक दफ़ा मैंने फ़ोन सुन लिया या मैंने मीटिंग कर ली, मैंने और उनका मसला हल कर दिया, लेकिन ये उसका अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए। एक तो पॉलिसी आ गई नीड बेस्ड, ठीक है, वो आप बनाएंगे। दूसरी आपकी पॉलिसी वो है जो आपकी लेजिस्लेशन है। आपने लेबर लॉ का आपका हो गया सेशन, ठीक है, लेबर लॉ के जितनी इंप्लीमेंटेशन है वो सारी इटसेल्फ जो है वो आपकी पॉलिसीज़ हैं। यानी वो लीव आपको बता रहा है कि आपने कितनी लीव्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करनी है, मेडिकल आपने ऑफ़र करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो इटसेल्फ वो सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं कंपनी की, ठीक है। उनको यूनियंस को वो राइट्स दे रहे हैं
ठीक है। आप अगर किसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसका पूरा एक मतलब वो आपने पढ़ लिया उस सारी चीज़ को, उस सारी चीज़ों के ऊपर एक एक आपकी एक पॉलिसी जो है वो बनती है। मैं पिछले दिनों हुआ इस तरह से कि अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो बड़ा आसान है कह देना कि जी पॉलिसी बना लें, आपको इशू आया तो पॉलिसी बना ली है। तो बेसिकली एचआर का काम क्या है? एचआर, ये एक बहस है कि एचआर मालकान की तरफ है या एचआर एम्प्लॉयज़ की तरफ है। जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है वो इसको कह देगा कि आप जो है ना वो एम्प्लॉयज़ की तरफ हैं। ठीक है, प्रोफेशनल से मुराद है कि वो एक अच्छी उस पर, लेकिन आप हर वक्त आप एम्प्लॉयज़ की तरफ नहीं खड़े हो सकते। ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो हम बात करते हैं, वो रोल एचआर का, जिसके अंदर जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनके बेनिफिट्स का भी ख्याल रखा जाए और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। तो इस रोल के अंदर अगर एचआर काम करेगा तो वो दोनों के लिए उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ये अब आ जाएं आप एम्प्लॉयज़ की तरफ। अच्छा, एम्प्लॉयज़ की तरफ जब आप आते हैं तो जब आपने कोई पॉलिसी बनानी है तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए आपने, चलो पर्पस से आगे चलते हैं। पर्पस इसका हमने थोड़ा सा देखा है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे पॉलिसी के पर्पस में सबसे जो पावरफुल चीज़ लगती है ना वो ये है, क्योंकि समटाइम्स आपको पता ही नहीं होता कंपनी आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल नहीं पता कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर, आप लगे हुए हैं, सुबह आते हैं, आप अपना कोई आपको थोड़ा सा काम दे दिया है, वो आप करी जा रहे हैं, ना आपसे पूछा जा रहा है ना आप बता रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं पता कंपनी आपसे क्या है। और फिर कंपनी आपसे नहीं पूछ रही कि कंपनी को आपकी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से क्या है। वो एक्सपेक्टेशंस किसने पूछनी है? वो चेयरमैन ने तो नहीं पूछनी, वो सीईओ ने तो नहीं पूछनी, एचआर डिपार्टमेंट ने पूछनी है। वो मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये आपको जो कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई है वो 1000 सीसी है। मैंने कहा हाँ, कंपनी 1000 सीसी गाड़ी दी है मुझे, तो आप बड़ी गाड़ी जो है वो आपके पास क्यों नहीं है? मैंने कहा पॉलिसी नहीं है इसलिए बड़ी गाड़ी नहीं है मेरे पास। है आप एचआर में हो कि आप कह रहे हैं पॉलिसी नहीं है? पॉलिसी तो आपने खुद बनानी है अपने लिए। अपने आप को रखें उस जगह पे और फिर सोचें कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों सस्टेन करेंगे यहाँ पे, क्यों रिटेन करेंगे यहाँ पे, क्यों ग्रो करेंगे आप यहाँ पे। जब आप अपने आप को उस रोल के अंदर रखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ एक साइड लेके चल रहे हैं कि जो आपको कह दिया कंपनी का सेठ कह रहे हो, जो कंपनी का सेठ कह रहा है, 3 तरह के लोग नहीं रहने देने। नंबर 1, जो करप्ट लोग हैं, जो कोई चोरी के अंदर आता है, कोई करप्शन के अंदर आ रहा है, किसी ने किसी वेंडर से पैसे ले लिए हैं, उसको हमने कंपनी में नहीं रहने देना। नंबर 2, हमने कहा कि आप क्या जो पॉलिटिक्स कर रहा है बंदा, उसको हमने कंपनी में नहीं रहने देना। नंबर 3, हमने कहा कि तीसरे पे हम परफॉर्मेंस पे आएंगे और उस पर 3 वार्निंग्स देंगे आपको, 3 साल तक टाइम देंगे आपको, इंप्रूव कर लें, इंप्रूव कर लें, इंप्रूव कर लें, इंप्रूव कर लें। लेकिन ऊपर वाली 2 चीज़ों पे हमने कुछ सुनना ही नहीं है, वो साबित हो गया हम आपको निकाल देंगे, सारे सीधे हो गए। तो आपने पॉलिसी नीड बेस्ड पॉलिसी की जो हम बात कर रहे हैं वो आपने इस तरह से देनी है। अब आपने कन्विंस कैसे करना है? कन्विंस करने की मैं एग्जांपल देता हूं। अच्छा, हमने मेडिकल का रिन्यूअल आ गया, मेडिकल का रिन्यूअल आया तो चलें, जितने पैसों में हमने किया था, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि हमने उसको कहा कि हम 10 मिलियन में करते हैं, उन्हीं पैसों में अगर होता तो फिर शायद हमें उसके अप्रूवल पर जाने की ज़रूरत ना पड़ती। अच्छा, अब हम अप्रूवल के लिए गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा ये हेल्थ कार्ड आ गया है पंजाब में तो कर दें, सारों को वो कर दें। अच्छा, हमने कहा चले अब हम ये होगी बात। अच्छा, इतनी बात की ना सिर्फ, तो उसके बाद वो फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि बाकी हम मीटिंग में करेंगे। अब हम सर जोड़ के बैठ गए, करना क्या है कन्विंस कैसे करना है, मतलब कह दिया कि नहीं करना, हेल्थ कार्ड पे जाना है, तो उसे कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब बैठ गई सारी टीम, बैठ गई एचआर की। नईम शफीक साहब को बुलाया मैंने। अच्छा, नईम साहब को मैंने कहा नईम साहब क्या कर रहे हैं? तो नईम साहब की एक आदत है, काम के बड़े अच्छे हैं, पहली बात को ना फ़ौरन सर ऐ नहीं हो सकता। मैं कि पुत्र उत्तू ऑर्डर आए ने, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अच्छा सर, सोचते हैं, इस पर देखते हैं। हाँ, नईम साहब ने मुझे कहा कि जी ऐसे करें कि सर वो चलें ठीक है, वो तो कर लेते हैं। अच्छा, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा बिल्कुल भी कि करना क्या है। अच्छा, कहते हैं ऐसे करते हैं कि वो पंजाब की तो बात कर रहे हैं, तो सिंध में तो हेल्थ कार्ड है ही नहीं है। अच्छा, मैंने फिर बात की, मैंने कहा जी वो सिंध में तो सिंध वालों को देते, पंजाब को ना दें। मैंने कहा ये तो फिर काम ख़राब हो गया। अच्छा, अब हमने ना 2 तरह का मेडिकल दिया हुआ है।
एक मेडिकल वो है जो आपका है ओपीडी का है, ठीक है, यानी हम उसे कहते हैं कि जो हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो हेल्थ इंश्योरेंस हमने वो भी तमाम एम्प्लॉयज़ की करवाई हुई है। और उसके अलावा हम कहते हैं कि आपके पेरेंट्स या आपका अगर आउटडोर कोई जो है वो होता है, तो उसमें हम ये करते हैं कि उसमें आप अच्छा, उसमें हम कहते हैं कि हाफ सैलरी एक ईयर की हम वो जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो उसको हम रीइंबर्स कर देते हैं, तो वो उसका अच्छा हो जाता है। अच्छा, वो जब हमने अमाउंट कैलकुलेट की तो वो तकरीबन बनी हमारी कितने नईम साहब 15 मिलियन बनी। वो 15 मिलियन अमाउंट वो बनी जो इंटाइटलमेंट थी उसकी ओपीडी की। दूसरा था तकरीबन कोई 10 मिलियन के करीब था जो नया उनका रेट हमारे पास आया था। अच्छा, अब मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा बताएं क्या करना है। इन्होंने अब मुझे बताया, कहते हैं सर पता है होना क्या है, 3 साल का डाटा निकालते हैं, 3 साल का डाटा निकालते हैं और देखते हैं किस किस ने कितना मेडिकल क्लेम किया हुआ है, जो 15 मिलियन है वो। अच्छा, वो हमने निकाला तो वो था कोई एक साल में 4 मिलियन था, अगले साल में 5 मिलियन था, उससे अगले साल में 6 मिलियन था। मतलब वो बहुत कम था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन 15 मिलियन में से मैक्सिमम वो किसी साल में 5 मिलियन किया है। तो 10 मिलियन तो हमें वहाँ से हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो हम उसको दे रहे हैं, वो क्लेम करेंगे तो हम उसको दे देंगे। इन्होंने अब इनका दिमाग काम किया, तेज़ आदमी है, उन्होंने कहा सर जाके ना बताते हैं कि अगर हमने ये मेडिकल कार्ड बंद कर दिया ना तो ये 15 का 15 क्लेम होना है। मैंने कहा यार बात तो बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने कहा चल साथ चल, इसको मैंने पकड़ के जाके हम कमरे में। अच्छा, अब हम फिर बात कर रहे हैं सिंध को दे दें ये, मैं कह जी ये इसका ऐसे ऐसे होना है, ये नईम साहब हैं, ये मतलब काम करते हैं मेडिकल पे, इसका ऐसे ऐसे होना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप ये कह रहे हैं कि ये जो इसका है इंश्योरेंस अगर ख़त्म करते हैं तो आपका जो ओपीडी है वो बढ़ जाएगा, वो 15 पे चला जाएगा। मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो आप देते तो नहीं है अगर कोई क्लेम ना करे? मैंने कहा नहीं देते। चले दे दें, आप कर लेंगे। तो सर क्रिटिकल थिंकिंग कन्विंस करने के लिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस कोई बुरी चीज नहीं है, दुनिया की हर कंपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम कर रही है, ऐसे ही है क्या? एप्पल के पास जो है वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। कोक सबसे बड़ा ब्रांड है ना दुनिया का, कोक सबसे महंगा ब्रांड नेम उसका सबसे महंगा है। जब मैंने पढ़ा था तब तो यही था, 2013-14 में, अब पता नहीं कौन सा होगा। तो सर आप जब किसी भी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं, जो कि बुरी चीज नहीं है, तो उस कॉस्ट इफेक्टिवनेस के जितने भी प्लस माइनस हैं वो सामने तो रखें, एक दफा बताएं तो सही कि इससे होगा क्या। हम जब एम्प्लॉयर रिटेंशन की बात करते हैं या हम जब ये बात करते हैं कि राइट साइजिंग कर लें, राइट साइजिंग क्या होती है? इट्स अ बेसिकली डाउन साइजिंग। सिर्फ उसको एक मैनिपुलेट करके आपने कह दिया कि दिस इज राइट साइजिंग। क्यों करते हैं सर? हायरिंग गलत की होती है, पॉलिसी नहीं है हायरिंग की, जॉब एनालिसिस नहीं किया हुआ, जॉब इवैल्यूएशन नहीं की हुई, बंदा रख लिया। एचओडी ने कहा मुझे बंदा चाहिए, आपने कहा हाँ जी ठीक है रख देते हैं बंदा, आपको बंदा रख ले, बंदे पे बंदा रख लिया आपने जी प्लीज, क्योंकि आपकी रिसोर्सेज की आपका बिजनेस जो है रिसोर्सेज पे चल रहा है और रिसोर्सेज आगे परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? राइट हायरिंग नहीं हुई और पॉलिसीज नहीं है। हर चीज के पीछे पॉलिसी खड़ी हुई है, हर चीज। आप कहते हैं ना हायरिंग की पॉलिसी। अच्छा, अब हायरिंग की पॉलिसी के वक्त आपने अगर न्यू हायरिंग है तो आप क्या करेंगे? जॉब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट है तो क्या करेंगे? जॉब इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अब जब आपने जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन कर लिया तो फिर एचआर उसके ऊपर पैरा देगा ना। अगर सिर्फ आपने देखिए, ये एचआर को हर डिपार्टमेंट के साथ मिलके चलना होता है, हर डिपार्टमेंटल हेड के साथ मिलके चलना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट। यानी मैंने ये देखा, जब मैं कंपनी में आया तो हमारे हायरिंग इस तरह से हो रही थी कि हमारे पास ना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आ जाता था, यानी ये एक डॉक्यूमेंट है वो आ गया हमारे पास कि जनाब इसके ऊपर ये बंदे का नाम है, सीवी है, सीवी के ऊपर ही लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल हेड ने लिखा हुआ है कि जी ये इसका नाम है, ये इसकी सैलरी होगी, इसको हमने ज्वाइन करवा लिया है। हाँ करवा लिया। 1700 एम्प्लॉयज़ की कंपनी की बात बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब मैं नया था, फ़ौरन तो नहीं कुछ हो सकता था, ना करना चाहिए आपको। वो देखते रहे। अब सूरत हाल ये है कि नईम साहब कहते हैं सर ड्राइवर्स की हायरिंग भी आप कर रहे होते हैं, मतलब खुदा खौफ करें, वो तो एडमिन को दे दें आप। तो स्लोली ग्रेजुअली जो चेंज आता है ना, वो स्लोली और ग्रेजुअली आता है।
यानी एक दफ़ा मेरे पास आया तो मैंने कहा कि ये मुझे करने दें, ये मेरा काम है, हम इस तरह से कर लेते हैं, पूल दे देता हूँ आपको, पूल मेरे पास आ जाता है तो मैं उसमें से आपको शॉर्ट लिस्टेड करके देता हूँ, फिर हम दोनों बैठ जाएंगे, इंटरव्यू कर लेंगे, इंटरव्यू करने के बाद उसको हम हायर कर लेंगे, अगर कोई डिफरेंस होगा तो हमारे पास पूल तो ऑलरेडी मौजूद है, हम हायरिंग कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 2 साल लगे हमें सबको इस चीज़ पे लेके। अब हमने वो एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसके ऊपर एक रिक्वेजिशन फॉर्म है, वो रिक्वेजिशन फॉर्म फिल होगा, रिक्वेजिशन फॉर्म फिल होने के बाद एक जो है वो हायरिंग का हम टाइम फ्रेम जो है वो, टाइम फ्रेम बाय द वे क्या होता है इसका हायरिंग के लिए, जो HR का परफेक्ट टाइम फ्रेम क्या है, आइडियल जो आपका टाइम है वो आपका 6 वीक्स है, एक मंथ नहीं है, 1.5। उसकी रीज़न क्या है? 7 दिन आपने पूल इकट्ठा करना है, 7 दिन आपने इंटरव्यू स्केड्यूल करके शॉर्टलिस्ट करके बंदा फाइनल करना है, उसको 1 माह का टाइम नहीं देना कि वो नोटिस सर्व करके आए। हमें ये बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि 1 मंथ 4 वीक्स जो है वो आपका जो है वो टाइम होता है। हर डिपेंड करता है किसके लिए कर रहे हैं, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ना, डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंड इस तरह से कर रहा होता है, डिपेंड मैं सिर्फ आ रहा हूँ आपके, डिपेंड इस तरह से कर रहा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, रिप्लेसमेंट किसका है, ठीक है, उस पर कर रहा होता है। मतलब अगर मैं ये समझता हूँ कि एक डिपार्टमेंट उसका, फॉर इंस्टेंस हमारे प्रोडक्शन मैनेजर छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, और हम सक्सेशन प्लानिंग के अंदर हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे जो डिप्टी मैनेजर हैं वो उस सिचुएशन को संभाल लेंगे। अब मैंने उनको टाइम भी दे दिया कि क्या ये टेक ओवर कर जाएंगे या नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनको, मुझे भी टाइम मिल गया उसके लिए बंदा देखने के लिए। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा होता है। मैंने आपको बताई आइडियल सिचुएशन, ठीक है, मुझे कंपनी में चेयरमैन के लिए ड्राइवर हायर करना पड़ा, हमारी 4 बंदों की टीम दिन रात लगी हुई थी। जो बात करो हर चीज़ को रिलेट आज आपने पॉलिसीज से करना है, पॉलिसी से कैसे करना है, उसके कुछ बेनिफिट्स आपके पास होंगे तो वो आपके पास रुकेगा ना। अगर आप उसको सैलरी दे रहे हैं 2-2 महीने बाद लेट, और अगर आप उसको बेनिफिट्स ही नहीं दे रहे, उसको ग्रेजुटी नहीं मिलनी, उसको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलना, उसको पेंशन नहीं मिलनी, कोई पॉलिसी नहीं है आपकी, उसको बोनस नहीं मिलना, समझ रहे हैं बात? छोड़ने से पहले वो बताएगा नहीं कंपनी को मैंने अगले सर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मुझे कंपनी तनख्वाह दे रही है 30,000 रुपया, ठीक है, 2 साल मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, 2 साल के अंदर ना मुझे ग्रेजुटी मिली है, ना मुझे जो है वो प्रोविडेंट फंड मिला है, ना मुझे पेंशन मिली है, मतलब कोई चीज़ मैं इंटाइटल्ड ही नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। और मैंने 1 महीना अभी मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक ऑफर आ जाती है 50,000 की। अच्छा, सैलरी की भी पॉलिसी आपकी जो है वो गलत है कि 30,000 आपने, जिसको 50 की ऑफर आ गई वो 30,000 रुपये रखा हुआ है आपने, अंडर पेड आपने रखा हुआ है। तो सर आप क्या करेंगे? सर वो कंपनी को पहले नहीं बताएगा कि मैंने नेक्स्ट में छोड़ जाना है। क्यों बताएगा? सर उसको अगली कंपनी कह रही है कल आओ मेरे पास, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, और फिर अगली कंपनी ये भी कहती है, टेक वालों को ज़्यादा पता होगा कि जनाब आपको जो पैसे वहां से मिलने हम देते हैं आपको, आए आप इधर। सर इंटरनल पॉलिसी से मुराद ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर लॉ खामोश है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं कि आपकी एक ग्रॉस सैलरी है और एक बेसिक सैलरी है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? 58% मिनिमम जहां पे आप जा सकते। सर ये अब मैं 66 पे दे रहा हूं, ये मेरा इंटरनल पॉलिसी है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। 58 से नीचे नहीं जा सकता मैं, ये मुझे बॉडी ने कह दिया, ठीक है, वो SCCP हो सकती है, वो लेबर डिपार्टमेंट हो सकता है, वो उसको आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर जा रहे हैं आप जाते रहे, वो नहीं कर सकते, वो मेरा इंटरनल लॉ है। अच्छा, फिर ग्रेजुटी इंटाइटलमेंट कितनी देर बाद होती है? आर यू श्योर? HBL कितने पे दे रहा है? 5 साल बाद। इस पे भी लॉ खामोश है, इस पे भी लॉ खामोश है। मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं जो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ग्रेजुटी देनी किस पे है? बेसिक में नहीं दे सकते, देते हैं, वेरी इसलिए कर रही है ये चीजें कि ये जो आपका इंटरनल, जो आपका सवाल था सर कि इंटरनल से क्या मुराद है, इंटरनल से मुराद ये है कि आपने जो अपना लॉ बनाया हुआ है, बेसिकली पॉलिसी लॉ है आपका, वो जो आपने अपना लॉ बनाया हुआ है वो आपका इंटरनल लॉ है। एक्सटर्नल को तो आपने करने, वो तो बाइंडिंग है ना आप पे, वो आपने करने ही करना है, उससे तो आपने हटना नहीं है। उसकी हर, आप आए नहीं थे उससे पहले हमने ये बात की थी कि उसकी हर जो सेगमेंट है, हर फैक्टर है, उसको हमने पूरा करना ही करना है। वो जिस भी लेजिस्लेटिव बॉडी ने हमें कहा हुआ है वो हमें पूरा करना है।
बाकी आ जाती है हमारी इंटरनल लॉ की, वो हम नीड बेस्ड करते हैं। वाई वी नीड पॉलिसी। चेंज मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने किसी ने? चेंज हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इस चेंज की वजह से हमारी पॉलिसीज बनेगी और चेंज होंगी। किस तरह से बनेगी और चेंज होंगी? वो फैक्टर्स कौन से हैं जो ट्रिगर करते हैं चेंज को? दो तरह के चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स आपको ट्रिगर करते हैं ना, वो कौन से होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फैक्टर्स में तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है तो आपकी आपको जो ट्रिगर कर रहा है ना, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। रिलेट करेंगे बेसिकली आपको चेंज जैसे ये मैंने पेस्ट लिखा हुआ है, पॉलिटिकल। और टेक्नोलॉजी। जब इसके अंदर चेंज आएगा तो आपको अपने आप को चेंज करेगा। क्या आज का एचआर 10 साल पहले का एचआर है? क्या आज का अकाउंट्स 10 साल, जब नया नया कंप्यूटर आया तो लोगों ने क्या कहा था, ये नौकरी खा देगा हमारी? याद है किसी को? कोई मेरी उम्र का अगर है तो ठीक है, नौकरी खा देगा। नौकरी तो नहीं खाई, अब अकाउंटेंट्स कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली चेंज को जब आपने, वो जो आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, अडॉप्ट जब आपने करना है, उसके ऊपर फिर आपकी पॉलिसी बनेगी। जैसे मैं ये कहता हूं कि हमारे पास 450 का फ्लीट है, उसमें कुछ 300 के करीब हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो 1000 सीसी हैं, 150 कोई 1.3 है, 1.6, 1.8 मिक्स, और वो सारा कुछ है। तो अब किस किस चीज की पॉलिसी बनेगी? कंपनी मेंटेन्ड गाड़ी है, किस किस चीज की पॉलिसी बनेगी इस पे? एक तो कार इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी और अलॉटमेंट पॉलिसी, इंटाइटलमेंट, इंटाइटलमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट पॉलिसी होगी, फील्ड मैनेजमेंट पॉलिसी होगी। फ्लीट मैनेजमेंट कहते हैं ना उसका। उसमें क्या क्या आएगा? फिर आगे फर्दर आए उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में भी चेंजेस आएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ व्हीकल्स हैं जिस आप इंश्योर नहीं भी करवाते, ये करवाते, तो उसमें भी तो चेंजेस आएंगे। नहीं, व्हीकल तो आपने इंश्योर्ड करवानी ही करवानी है। कंपनी मेंटेन जो व्हीकल है वो आप इंश्योर्ड करवाते ही करवाते हैं। ये एक पॉलिसी बन गई है कि जब आपके पास गाड़ी आएगी आपने उसकी इंश्योरेंस करवानी है। ये एक पॉलिसी बन गई है। अगली उसकी पॉलिसी क्या बनेगी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। जो एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा हूं, अब आप आ गए हैं उस पर, जिस चीज पे मैं लेके आना चाह रहा था। आप जब कहते हैं कि फ्यूल की जो पॉलिसी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी जो टेरिटरी है वो एरिया कितना है, आपके जोन का एरिया कितना है, आपके रीजन का एरिया कितना है, आप एरिया कितना कवर कर रहे हो, उस एरिया के अंदर आपके विजिट्स कितने हो रहे हैं, उन विजिट्स के अंदर फर्दर आपकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। अगर आप सेल्स ओरिएंटेड कंपनी में हो तो सेल्स कितनी है आपकी, कलेक्शन कितनी है आपकी, ये सारी चीजें उससे रिलेट होंगी। यानी आज मेरे पास एक एक्सपेंस आया तो उस एक्सपेंस के ऊपर लिखा हुआ था कि गेट साइंड बाय ओटी। अच्छा, मैंने अब उसको मैं एक्सपेंस चेक कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है। मैंने एक दफ़ा देखा, मैंने उसको देखा तो मुझे समझ नहीं आई कि ये इसने क्यों इस पे लिखा है, क्योंकि वो लीटर्स में भी मुझे पूरा नज़र आ रहा था। यानी लीटर्स उसके जितने होने चाहिए थे, जो जितनी उसकी इंटाइटलमेंट थी वो भी पूरी थी। मैंने कहा ये इसे क्या हो गया, ये मुझे कुछ और दिखाना चाह रहा है। फिर मैंने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा सेल्स तो देखें ज़ीरो है, ज़ीरो सेल्स के ऊपर बंदा घूमी जा रहा है। इनपुट है, आउटपुट कुछ नहीं है। इनपुट तो है, मैं एक्सपेंस साइन कर रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ उस महीने के, मैं उसको 50-60 हज़ार का एक्सपेंस बियर कर रहा हूँ, उसकी सैलरी बियर कर रहा हूँ, उसके बेनिफिट सारे बियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्या किया? जीएम से बात की। क्यों जीएम से बात करने की जरूरत पेश आई? क्योंकि अभी हम उस फेज के अंदर हैं चेंज के, जिस फेज के अंदर हम अभी पॉलिसी नहीं बना सके इस चीज पे। समझ आ रही है बात? पॉलिसी बनी होती अगर, और इसको रिलेट कर दिया गया होता अगर उसकी सेल्स के साथ, उसकी परफॉर्मेंस के साथ, तो मैं आंखें बंद करके उसको काट देता। लेकिन अभी क्योंकि हम उस फेज में जा रहे हैं, लिखना क्यों शुरू किया एक्सपेंस के ऊपर उसकी सेल्स कलेक्शन? क्योंकि अल्टीमेटली हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के साथ इसको कैलकुलेट किया जाए, इसको मेजर किया जाए, इसकी इंटाइटलमेंट इसको दी जाए। जब मेरे पास, मैं जीएम को कॉल की, जीएम ने कहा पिछले महीने बहुत अच्छा था। ठीक है, नहीं वो थोड़ा सा हमारा, क्योंकि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है तो उसमें ये होता है क्वेश्चन, उसमें हाँ
सीजनल हमारी होती है कि मतलब 3 माह बहुत शानदार है, हमने 3 माह में कोई 5 करोड़ की सेल कर दी है और अगले 2 माह हम नहीं करेंगे, शायद 10 लाख की भी नहीं करेंगे। वो देखने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि हमारे हम वो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हम ट्रांजिशन के अंदर हैं, वो बेसिकली ये है कि हम सिर्फ फोकस गंदम और उस पर नहीं करेंगे जो हमारी फसलें हैं, चावल, ठीक है, हमें सब्जियों पे भी करना है, हमें बाकी सीजन उसके ऊपर भी करना है। वो ये इंडस्ट्री की बात हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा। अब हम जाएंगे किस तरफ, अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम निकालेंगे वो जो सीजनल बात की है महानूर ने, हम उस सीजनल को अब उसके डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं कि 3 जो है मंथ उनके ऊपर क्या रिजल्ट आने चाहिए, 6 मंथ्स के ऊपर क्या रिजल्ट आने चाहिए, 9 मंथ्स पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1 साल के अंदर क्या रिजल्ट आना चाहिए। उससे फिर हम पॉलिसी बनाएंगे, फिर मुझे जीएम को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले लूंगा। अंडरस्टूड, यानी पॉलिसी हम ये सबसे पहली बात ये है कि नीड क्यों मुझे महसूस हुई, मुझे नीड इसलिए फील हुई कि ये बंदा, इसको फ्यूल भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, नीड जनरेट हो गई। नीड जनरेट होने के बाद क्या हुआ, ये आगे ये अब मिक्स हो रही हैं चीज़ें, आगे ये आएंगी, ये वाली इसको हम दोबारा पढ़ भी लेंगे। फिर मैंने कोऑर्डिनेट किया स्टेक होल्डर से, उसका जीएम जो है वो स्टेक होल्डर है ना, उससे मैंने कोऑर्डिनेट किया, उसको एक सॉफ्ट नॉक गया कि एचआर अलर्ट है इसके ऊपर, अभी कुछ नहीं कर रहा, 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह बाद पॉलिसी बन जानी है। उसने अपने बिजनेस मैनेजर को कॉल की होगी, उसने कहा होगा कि इसे कंट्रोल करो, उसके बिजनेस मैनेजर ने उस टेरिटरी मैनेजर को कॉल की होगी, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी क्लियर कट होती है, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती किसी किस्म की। जब हमने शुरू में जो बात की थी वो ये बात की थी कि बायसनेस ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो, यानी अगर हमने बायस ही होना है तो फिर पॉलिसी की तो जरूरत ही नहीं है। यानी अगर हेड एचआर के पास अथॉरिटी है पॉलिसी वायलेट करने की, या ऑनर ऑफ द कंपनी के पास है वो करने की, तो सर फिर पॉलिसी का तो फायदा कोई नहीं है, या है? उसे कैडर डिफरेंट कर दें। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि एक जोनल मैनेजर है और 1.6 इंटाइटलमेंट है गाड़ी की, 1.6 सीसी, समझ आ रही है, 1600 सीसी, ठीक है, जेडएम की। अच्छा, उसका एक अप्रूवल आ जाता है फ्रॉम द डायरेक्टर और कहीं से भी, किसी भी जगह से, या एचआर हेड की तरफ से, और वो कहते हैं इसको 1.8 कर दो। तो अगर वो इतना अच्छा है तो उसका कैडर चेंज कर देना, उसका कैडर चेंज कर दें, उसको आराम बना दें, उसका एरिया बढ़ा दें। क्योंकि अगर आप 1 को दे रहे हैं तो आपकी कंपनी में 10 जेडएम और बैठे हुए हैं, वो सारे डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिमांड आना शुरू हो जाएगी, किस को ना करेंगे, या आपको वो करना पड़ेगा। हम इसकी जो पॉलिसी की बात कर रहे थे और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, फ्यूल की हमने बात कर ली, ठीक है। फ्यूल की पॉलिसी कभी भी पैसों में नहीं बन सकती, लीटर्स में बनेगी, प्राइस आपकी चेंज होगी, आपने उसका कैलकुलेट करना है। हम राइट साइजिंग की बात कर रहे थे, अब पॉलिसी ना होने की वजह से आपको राइट साइजिंग करनी पड़ी। राइट साइजिंग कि जी हमें अब पता चला है कि ये बंदा तो ठीक ही नहीं है इस जॉब के लिए, यहां पे तो जरूरत ही नहीं है। सर नुकसान किसको हो रहा है, कैसे? कंपनी उसकी सैलरी भी बेच रही है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है कंपनी को। एक फैक्टर सर, आपका ब्रांड डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपको लोग ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं इनको तो 6 माह बाद पता चलता है, बंदे की जरूरत ही नहीं है, निकाल दे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्यों जॉब स्विच करेंगे? आप जॉब स्विच इसलिए करेंगे कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यही बात है ना। अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के पास जॉब नहीं है, आप कंप्रोमाइज करेंगे। आप जब स्विच करेंगे एक जॉब से दूसरी जॉब, तो आप सिर्फ उस सूरत में करेंगे जब बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, डेजिग्नेशन, पैसे, बेनिफिट्स और एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा आपको उस कंपनी में। और सबसे पहली बात आप क्या सोचते हैं उस टाइम? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, क्या यहां पे जॉब सिक्योरिटी है? कंपनी की रेपुटेशन कितनी अच्छी मार्केट में, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बंदे रख के उसके बाद निकाल देते हैं? एक जगह पे किसी का इंटरव्यू हुआ तो वो उसने सीईओ ने कहा कि मैं देखूंगा, अगर आप चल गए तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अब काम करें भाई, जाके मैंने जॉब छोड़ के आना है आपके पास, आप देखेंगे। आप इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? जब हम फिर आए पॉलिसी पे आए, फिर आप पॉलिसी क्या है कि हायरिंग कमेटी बनेगी, ठीक है, एक कमेटी आपने बनाई, ठीक है, उस हायरिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, ये पॉलिसी का हिस्सा है। उस हायरिंग कमेटी के अंदर कौन कौन होगा?
कौन दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर? HR और एक जिस डिपार्टमेंट में जाने HOD, कंसर्न्ड HOD, दो लोग सबसे बड़ा। तीसरा बंदा कौन होगा? मीडिएटर तो होगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म करने की कमेटी के अंदर होगा, वो मीडिएटर होगा। इसमें कौन होगा? मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, GM हो गया, CFO हो गया, हायर मैनेजमेंट एम्प्लॉय, सेठ नहीं, एम्प्लॉय नहीं, फर्क है ये। हम उसको भी हायर मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजरियल वाली साइड पे जब हम जाएंगे तो हम मोस्ट कॉम्पिटेंट, ठीक है, बायसनेस नहीं होगी उसके अंदर। तो हम होता क्या है, मैंने अपनी कंपनी में एक नारा लगाया, मैंने कहा जनाब हायरिंग मेरिट पे होगी, हायरिंग मेरिट पे होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा था, तो उसको चेंज किया। अच्छा, उसका मुझे एक जो सेटबैक आया वो ये आया कि अगर किसी के रेफरेंस से CV आ रही है और वो कंपिटेंट रिसोर्स है तो उसके ऊपर भी एतराज शुरू हो गया कि ये तो रेफरेंस से है। क्या हुआ मेरे से? मिस क्या हुआ? पॉलिसी का ये पोर्शन मिस हो गया मेरे से, इसको मेंशन करना। इसको इस तरीके से भी मेंशन किया जाता था, अगर कोई रेफर करता तो आपके रेफरल बोनस तो ये तो चल रहा है। मैं कहना ये जा रहा हूं कि मिस हुआ क्या पॉइंट? उसको एड्रेस नहीं किया उसको, वो मेरे गले पड़ गया, वो रिटर्न नहीं था, वो मेरे गले पड़ गया। वो मैंने आलम बुलंद किया मेरिट पे हायरिंग। अच्छा, उसमें इस फैक्टर को भूल गया, छोड़ दिया। क्या हुआ कि वो कोई बंदा आना तो टॉप मैनेजमेंट ने कहना कि ये तो रेफरेंस के साथ है, ये तो फलाना बंदा इंडक्ट करवाना चाह रहा है, तो आप क्यों इसको करना चाह रहे हैं? अब मुझे 1 साल से ये समझाने में लग रहा है भाई रेफरेंस का बंदा भी कंपिटेंट हो सकता है, वो भी मेरिट पे हो सकता है। आप उसके सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करें। इंटरव्यू करके आते हैं, और इंटरव्यू भी आप 3 जगह पे कर रहे हैं। आपका HOD कर रहा है कंसर्न, आपका हेड HR कर रहा है, आपका तीसरा जो आपने कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है वो उसका इंटरव्यू कर रहा है। सेम प्रोसीजर से चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी, जब वही बात जो हम कहते हैं क्लैरिटी, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। फिर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत, सारों के साथ, ये यहाँ पे पॉइंट आगे आएगा कि आपने पॉलिसी जो है वो करनी कैसे है। सबसे जो मजे की चीज लगती है ना HR मैनेजर को, वो ये लगती है कि मालिक है, बंदा हायर कर लो, क्योंकि वो उनके अपने डिसीजन होते हैं, वो भी उसके बहुत ही सर मैं पोला जा मुंह बनाना है, कल नू बंदा ना काम होना है तो मैं जाके कहना है कि सर आपने बंदा दिया था काम नहीं कर रहा। हमारी कंपनी में लास्ट टाइम ये हुआ है। HR मैनेजर के लिए इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? और बड़ा कोई SOP फॉलो नहीं किया, कोई वो नहीं किया। आप मतलब समझ रहे हैं बात को? देखिए मेरिट फिर सब पे इंप्लीमेंट होता है, दोनों तरफ हो रहा होता है, उधर भी और इधर भी। वो मैं अगर कोई हायरिंग मैंने की है ना, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हो गया हूं, टिल एंड मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अच्छा, अब वो बंदा फॉर इंस्टेंस के जी आप रिटेन नहीं कर सके, तो रिटेंशन की पॉलिसी क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा रिटेंशन की पॉलिसी में? वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, और कंपटीटिव सैलरी भी होनी चाहिए आपकी एज कंपेयर्ड टू आपको मार्केट में आइडिया होना चाहिए कि इस एक्सपीरियंस मार्केट की बजाय अगर हम इंडस्ट्री का लफ्ज यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग बेसिकली टेक में हम लोग मार्केट ठीक है, वो नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का कंपैरिजन टेक इंडस्ट्री से नहीं कर सकता। मेरे पास आई एक हायरिंग के लिए उसे एक जॉब पोस्ट आई, उसमें मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने लिंक्डइन पे कर दें। अब उसमें आप 3, 4, 5 साल के बाद 8-8 लाख सैलरी दे रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये नहीं होता इतनी सैलरी। तो आपने, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जिनको नहीं है, कि आपने जब कंपैरिजन करना है ना, वो आपने अपनी इंडस्ट्री के साथ करना है, सेम इंडस्ट्री से करेंगे तो ज्यादा तो आपको समझ आएगी। आप किसी और इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, उसके नॉर्म्स कुछ और हैं, उसमें चीज़ें कुछ और चल रही हैं, तो आपने उसका कंपैरिजन अपनी इंडस्ट्री के साथ ही करना है। अच्छा, इसके अलावा रिटेंशन, हायरिंग पॉलिसी के अंदर ये आप लिख दें कि अगर प्रीवियस 2 जॉब्स के अंदर 3 साल से कम स्टे है तो हमने हायर नहीं करना। वो एड्रेस रिटेंशन को कर रहा होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर रिटेंशन जब आप कंपनी के अंदर आ गए हैं तो उसको आपने अब आप ले आए हैं उसको, ठीक है। एक तो आपने फैक्टर वहां पे कर लिया, आप उसको ले आए हैं, अब उसे रिटेन कैसे करना है आपने। खासकर सबसे जो गलत बात है वो ये है कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसको आप कम पैसों पे लाने की कोशिश करो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कभी लॉयल नहीं होगा आपके साथ, कभी सिंसियर नहीं होगा आपके साथ, कभी आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। यानी एक बंदा है, वो उसकी लास्ट सैलरी आपने पूछी
ये भी आपकी हायरिंग पॉलिसी का हिस्सा है कि आपने लास्ट सैलरी उसकी पूछी है, उसका आपने प्रूफ भी लिया है। उसके बाद आपने ये देखा कि इसकी तो लास्ट सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया थी और इसको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, जॉब छोड़नी पड़ी या उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, तो आप उससे कहेंगे कि सर मेरे पास 60,000 में आ जाओ। आप उसका तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। उसने सिर्फ आपके पास आके 2-3 माह के अंदर उसने सिर्फ नौकरी सर्च करनी है, आपका कंप्यूटर यूज़ करेगा, आपका मोबाइल यूज़ करेगा, आपके रिसोर्सेज यूज़ करेगा, आपका टाइम जो है वो नौकरी ढूंढने में सारा सर्व करेगा। अल्टीमेटली नुकसान आपका है। इसी पॉलिसी का हिस्सा प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। 3 माह में आप कैलकुलेट करते हो, 3 माह बेसिकली होते ही इसलिए हैं आपने आपको कैलकुलेट किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब आप उसको इंसेंटिव की बात करते हैं या आप परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस की बात करते हैं, ये भी आपकी रिटेंशन पॉलिसी के अंदर ही आता है। अब यहाँ से बेनिफिट की बात हुई थी, किसी ने कहा था कि बेनिफिट्स जितने, आपकी बात कंप्लीट हो गई है? अभी किसी ने कहा था कि बेनिफिट्स जो है, बेनिफिट्स सारी कंपनीज तो नहीं दे रही होती, फिर भी रिटेन कर रही होती हैं। कल्चर ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, और इसके अलावा क्या मिस कर रहे हैं हम? सर ये जो ग्रोथ की बात की है ना, इस ग्रोथ के अंदर ऐड कर लें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं सीख कितना रहा हूं अपनी कंपनी में बैठ के, ये ट्रेनिंग मुझे कितना फायदा देगी किसी और कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर, वो हम मिस कर रहे हैं। हमारी कंपनी के अंदर एनुअल 2 बोनस है, ठीक है, हमारे ईयरली इंक्रीमेंट है, 2 फिक्स्ड बोनस है। अच्छा फिक्स्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। अच्छा ग्रेजुटी है, कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल्स है सबके पास, तमाम एचओडीज के पास, सेल्स टीम सारी के पास, सारी फील्ड ऑफिसर्स के अलावा ऊपर जितना भी टीयर है। जब कंपनी मेंटेन्ड आ गया तो उसका फ्यूल भी हो गया, उसकी सारी चीज़ें होगी, उसकी वो सारा कुछ हो गया, उसके अंदर ही है वो। मतलब कंपनी की जिम्मेदारी है, गाड़ी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता कुछ भी हो गया, ये सारे बेनिफिट्स हम दे रहे हैं आगे दिन में, सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, लोग फिर भी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उन्हें इससे बेहतर मिल रहा है। अच्छा समटाइम्स बेहतर नहीं मिलता, फिर टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अच्छा इन सारी चीजों पे भी कंप्रोमाइज हो जाता है, कल्चर पे कंप्रोमाइज नहीं होता। अगर आपका ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा ना, पैशन नहीं है, सुबह उठ के आप कहते हैं यार मैंने जाके मतलब ऐसे ऐसे लोगों को फेस करना है, पॉलिटिक्स है वहाँ पे, बुरे हालात हैं, आप कभी भी आप रिटेन नहीं, जितने मर्जी आप बेनिफिट्स दे दें, आप गाड़ी चलाते हुए सोच रहे होंगे यार ये गाड़ी के लिए, ये इन पैसों के लिए मैं सारा दिन जो है वो स्ट्रेस में रहता हूँ। होता या नहीं होता? तो सर ये बेनिफिट्स नहीं भी देंगे अगर आप, तो आप रिटेन कर जाएंगे अगर कल्चर अच्छा डेवलप कर दिया आपने। अब वो कल्चर डेवलप करने के ऊपर भी अगेन एचआर का क्या रोल आता है? एचआर ने पॉलिसी डेवलप करनी है। पॉलिसी ये डेवलप करनी है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बुलिंग नहीं होनी चाहिए, लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे डिसीजंस होने चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रेस में लेके आती हैं। ठीक है, अब आ जाए आप उसके, चले आप करें, हाँ जी बताएं। मेरी बात सुनिए, हम पॉलिटिक्स को कैसे रोक सकते हैं कंपनी में? आप कैसे रुकवाएंगे अपनी कंपनी पॉलिटिक्स? अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स ऐसे रुकवाएंगे, जब हमने कमेटी बना दी है तो वो कमेटी, एक तो कमेटी बना दी हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ उसको ख़त्म करने के लिए। पॉलिटिक्स का तरीका पहले ये है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी के अंदर ये बताया है कि अगर आप किसी को भी पॉलिटिक्स करते हुए देख रहे हैं, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि आपका काम नहीं है, आप बिला वजह उसमें टांग अड़ा रहे हो, बैक बाइटिंग कर रहे हो, यही चीज़ें होती हैं ना। ठीक है, आप तनकीद कर रहे हो बेजा, मतलब अब एक अकाउंट्स के बंदे का सेल्स वाले से क्या ताल्लुक है? वो क्यों कमेंट कर रहा है? जहां वो कमेंट रिपोर्ट हुआ है वो अपने एचओडी के पास जाए, ठीक है, उसका एचओडी उसके ऊपर रेज करके आपके एचआर में जो है वो भेजे। जैसे मैं अभी वो एक्टिविटी करवा नहीं सकता, मैं उसकी एग्जांपल ले देता हूँ। आप लोगों में से शायद बहुत से लोगों ने वो एक्टिविटी की हो, सेल्स वालों को खासकर करवाते हैं जब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात करते हैं। सेट स्टैंडर्ड्स को चेंज करें, अनलर्न करें उन चीज़ों को जो गलत सीख चुके हैं। जब तक वो नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक हम ये समझते हैं। बात हो रही थी सेठ का माइंडसेट चेंज करने, सेठ से बात कितने लोग करते हैं? नहीं समझ आती, लेकिन हायरार्की वाइज है ना, मनवा भी लेते हैं। हम बैठ गए हैं यहाँ पे,
नहीं सेठ ने नहीं मानना, सेठ ने नहीं मानना, कुछ भी कर ले नहीं मानना। क्यों? क्योंकि हमने सीखा ही है, हमने सीखा ही ये है कि सेठ ने अपनी माननी है। भाई जो आप बात कर रहे हैं सर, कौन सा सेठ चाहेगा कि उसकी जिंदगी आसान ना हो जाए? बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस इसलिए करते, पैसा क्यों कमाते हैं? जिंदगी है। और हमने क्या किया हुआ है? जिंदगी मुश्किल की हुई है। ये समझाने की जरूरत है उनको, ये बताने की जरूरत है कि सर पॉलिसी दें, उस पॉलिसी पे पहरा हम देते हैं एचआर वाले। आप हमें अल्टीमेट गोल बताएं, ठीक है, हम काम नहीं करते, 3 वार्निंग्स दें, 3 वार्निंग्स के बाद हमें क्या अस्सलाम वालेकुम अपना रास्ता लें। क्यों समझ नहीं आएगी? हम समझाते नहीं हैं, हम इस चीज़ में होते हैं, हमने ये सीखा हुआ है कि नहीं सेठ क्यों समझेगा, ये तो मल्टीनेशनल कल्चर होता है। तो कल्चर चेंज किसने करना है? कल्चर आपने चेंज करना है। जैसे मैंने कहा ना कि एचआर मैनेजर जिसने हायरिंग किसी और ने कर दी, हायरिंग उसके लिए किसी और ने कर दी, वो तो ढोल बजा रहा है। लेकिन क्या आपके ज़मीर से आवाज़ नहीं आती कि जस्टिफाई नहीं कर रहे, अपनी नौकरी जस्टिफाई नहीं कर रहे? आप एक कोशिश तो करो, आप अपना पूल लेकर तो जाओ कि जी ये मैंने काम किया हुआ है, अब अपने बंदे को भी आने दें, देख लेते हैं। आपका बंदा अगर अच्छा हुआ ठीक है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। क्या कभी बात की हमने? हम बात नहीं करते, हम सिर्फ रोना रोते हैं इस चीज़ का कि सेठ बात नहीं मान रहा, सेठ बात नहीं मानता। हमने सिर्फ सुना हुआ है, ये क्लास में सुन लिया हमने कि सेठ का जो है कल्चर बड़ा ख़राब होता है। तो जब हम कोशिश करेंगे ना, सेठ मान जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि जो सेठ है या जो कंपनी का मालिक है वो भी चाहता है कि मेरे पास ऐसे मैनेजर्स हों जो मेरे लिए काम करें, जो मेरी मुश्किल आसान करें। आप मुझे बताएं, आपका कोई सबऑर्डिनेट ऐसा हो जो आपको आगे ये कहे कि सर ये आप काम कर रहे हैं, छोड़ देंगे, मैं करता हूं, आप उसे कहेंगे ना करो? कहेंगे? कॉम्पिटेंट होगा तो ऑब्वियसली आप कहेंगे करें। आपको वो आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है। सर सेठ का भी यही माइंडसेट है। उसने भी बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया था कि बड़े प्रेशर्स हैं जॉब के, पैसे कम मिलते हैं, पैसे कमाने हैं, तरक्की करनी है, लोगों को रोजगार देना है। वो भी इसीलिए बिजनेस के अंदर आया था। ऐसे ही होता है सर कि नहीं? ये चीज होती है। आपका दिल करता है कि आप पूरा फोकस जो है वो लोग आपके लिए काम करें। मतलब हमारे जो चेयरमैन है जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो कहते हैं मुझे मैनेजर्स वो पसंद हैं जो मेरे साथ 2 मिनट बात करें, मेरे पास टाइम नहीं है। ये बड़ी सुनने वाली बात है। मेरे साथ 2 मिनट बात करें, 1 मिनट में मसला बयान करें, 30 सेकंड में सोल्यूशन दें, 30 सेकंड में फीडबैक लें, जाके काम करें। अब आ गई वो वाली बात सर जो आपने बात, ये यहाँ से जो बात आई थी कि सेठ के पास पैसा कहाँ से आता है, और पीछे से एक आवाज़ आई थी कि जो सेठ है उसमें भी फ़र्क है। पता नहीं किसने कहा था, उसमें भी फ़र्क है। एक वो जो जद्दी पुश्ती अमीर है, उसने बिजनेस शुरू कर लिया, और एक वो जैसे 0 पॉइंट से। जमशेद चीमा साहब 0 पॉइंट से शुरू किया, पता नहीं 3600 या 2300 रुपये लेके घर से चले थे, मोटरसाइकिल पे काम किया, रातों को जागे। उनको पता है, वो ये समझते हैं कि एम्प्लॉय होना क्या है, एम्प्लॉय नीड्स क्या है। अच्छा कंपनी में वो सेल्स पे उनका बड़ा फोकस था, हेड ऑफिस पे कम फोकस था, जो सेल्स में रहे। मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैंने कहा ये कल्चर बड़ा ख़राब हो रहा है हमारे हेड ऑफिस का, क्या किया जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ, 3 साल हो गए थे कंपनी में। अब ये जो हमारे हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो खुद ही जवाब ढूंढ लेते हैं। अच्छा मैं ये बात करूंगा तो इसका जवाब ये आएगा, अच्छा मैंने ये बात की तो इसका जवाब ये आएगा। हम खुद ही कैलकुलेट करते रहते हैं, हम बात नहीं करते। अच्छा वो जब मेरी थॉट शुरू हुई ना, मैंने कहा देखा जाएगा। मैं गया, मैंने कहा सर सेल्स को आप इतनी ट्रेनिंग करवाते हैं, हेड ऑफिस में क्यों नहीं करवाते? कहते हैं टॉपिक। मैंने कहा सेल्फ इनिशिएटिव एंड सेल्फ मोटिवेशन। कहते हैं कब रखनी है? मैंने कहा आप बताएं। कहते हैं फिर कल रख लें। मतलब मैंने सबसे पूछा, जितने पुराने जितने एम्प्लॉयज थे, मैंने कहा आज तक हेड ऑफिस को ट्रेनिंग करवाई है चेयरमैन ने? दे सेड नो। मैंने किसी ने कहा है जाके उनको? उन्होंने कहा नो। क्या हुआ? एकदम से कंपनी का चेयरमैन आके ट्रेनिंग करवा रहा है हेड ऑफिस के स्टाफ को, जिसमें कौन कौन बैठा हुआ है, उस पर सारे एचओडीज बैठे हुए हैं, सारे असिस्टेंट मैनेजर्स बैठे हुए हैं, सारे डेप्टी मैनेजर्स बैठे हुए हैं। कहाँ गया होगा उनका मोटिवेशन लेवल? हम जब बैंकरिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे तो हमें यह बताया गया कि जब आपके सामने 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे होंगे और आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो 2 चीज़ें ध्यान में रखें। एक चीज़ ये है कि 1 घंटा बोलने के लिए 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, पहली बात।
दूसरी बात ये है, ये फॉर इंस्टेंस ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, ये नून लीग से हैं, ये पीटीआई से हैं और मैं एंकर हूं। मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब क्या आना है वो मुझे पता होना चाहिए, और वो आता है उसी एक्सपीरियंस से। यानी आप जब अपने इदारे के एम्प्लॉयर के पास जब आप जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आना है, उस रिएक्शन की भी आपने प्रिपरेशन की होती है, उसके ऊपर फिर आपको पता होता है क्या जवाब आना होता है। और अगर आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं तो कहने में क्या हर्ज है कि इस पर एक और मीटिंग कर लें, आप कह दें कि इस पर थोड़ा टाइम और दे दें, हम थोड़ी सी और मीटिंग करते हैं, इसके ऊपर बाद में करते हैं, फिर देखते हैं, मैं कुछ और चीज़ें तैयार कर लूँ, मैं कुछ देख लूँ। मुझे कहा गया ग्रेविटी ख़त्म कर दें। अच्छा, एक जो चीज़ है ना, ये बड़ी मैंने पूछा है, फरहान खादा साहब हुआ करते थे यूएमटी के एचआर हेड, अभी एचआर हेड हैं इसके रेनबो कैश एंड कैरी के, शायद कोई जानता हो उनको, आप जानते हैं। तो मैंने कहा सर ये आप जिस इदारे में आपने काम किया हुआ है ना, उसके 2 पार्टनर्स हैं, तो उन 2 पार्टनर्स को आप कैसे टैकल करते हैं? अब 50% शेयर इनका है, 50% शेयर इनका है, ठीक है। ये साहब कह रहे हैं हायर करना है, ये साहब कह रहे हैं हायर नहीं करना, क्या करेगा? कभी किसी ने सिचुएशन ये हैंडल की है? अच्छा, माँ बेटा फिर भी शायद माँ का तरला मार लो वो जाके कि पुत्र समझा ले, शायद समझा ले, ठीक है, वो फिर भी शायद हो जाए। इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में, कोई ताल्लुक नहीं है, दोस्ती खत्म होगी। पार्टनर्स के बारे में एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि वो चिराग जो होता है ना, जिन वाला, वो चिराग रगड़ा, जिन आया, जिन ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरी एक कंडीशन है क्या? उसने कहा जो तुम्हें दूंगा ना तुम्हारे पार्टनर को डबल करके दूंगा। तो उसने क्या जवाब दिया? हाँ 50 फोड़े नहीं, उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। तो ये जो जेलसी है ना, ये हमसे नहीं जा सकती। ये एक है, अब बात कहीं और निकल जाएगी, बिल्कुल कहीं और निकल जाएगी, कहीं और चली जाएगी। वो वेस्ट को पैसे देते हुए बड़ी खुशी होती है हमें, उधर से प्रोडक्ट आ रही हैं जी, क्या इम्पोर्टेड जी, इम्पोर्टेड पहना हुआ है मैंने, ब्रांड है बाहर का है। अपने यहाँ के लोग जो है वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि यार मेरी क्वालिटी मेरे से बन के वहाँ जा रहा है, वो नहीं हमें, वो क्यों, इससे क्यों कामयाबी मिले यार, ये तो मेरे साथ बैठता था। बहरहाल खैर ये बात कहीं और निकल गई है। मैंने उनसे पूछा, सवाल किया, मैंने कहा कि आप कैसे टैकल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं टाइम गेन करता हूँ, मैं लिंगर ऑन करता हूँ। कह दिया ना मुझे, एक मालिक ने कह दिया मुझे, ठीक है टाइम गेन करें, पूरी समझ, चीज़ें आसान होती जाती हैं, हल होती जाती हैं। मैंने एक ट्रेनिंग की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर मुझे नार्सिस्टिक बिहेवियर बताया उन्होंने, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ उसका। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो नार्सिस्टिक बिहेवियर के लोग होते हैं ना, ये आप पे शाउट भी करते हैं, ये बिला वजह आपको तंग भी करते हैं। तो 2-4 पॉइंट्स मुझे बड़े अच्छे लगे उसके अंदर से, उस ट्रेनिंग के अंदर से। एक उसके अंदर पॉइंट ये था, लिख लें, लिख के साइन करवा दें, मुकरते भी पता नहीं चलता, लिखे पर नहीं मुकर सकता, इतना हौसला। देखिए मेरी बात सुने, फिर आपने इस हद तक नहीं डरना है कि अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा जो आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है, इज्जत एहतराम से उनको बता दो, उन्हें जी फिर मुझे आप बता दें क्या करना। मतलब वो फिर नार्सिस्टिक नहीं, वो साइको होगा। तो आपने सर वो लिख लें। दूसरा ये है सर आंखों में आंखें डाल के बात करें। वो शैलो लोग होते हैं जो नार्सिस्टिक होते हैं, वहीं पे ढह जाएंगे, वो उस तरफ दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह के वो पढ़िएगा, आपको और भी चीज़ें उसके अंदर जो है वो मिलेंगी। सर मैं ना आपको एक्सपीरियंस की बात एक बताता हूँ, थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ मेरी ज़रा डिफरेंट रही हैं, तो इसलिए शायद रेलेवेंट आपको शायद लगे बात या ना लगे। मैं एक टॉक शो कर रहा था, होस्ट कर रहा था, IFB लगी होती है यहाँ पे कान में, पीछे से प्रोड्यूसर बता रहा होता है। इंटरव्यू कर रहा था फैसल रज़ा आब्दी का। फैसल रज़ा आब्दी एट दैट टाइम ही वाज ऑन पीक, लाइक शेख रशीद और ये लोग ऐसे होते थे जिनको बुलवाने की कोशिश। सर वक्त न्यूज़ में हुआ करते थे, प्रोड्यूसर नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बड़े पुराने वहाँ पर रहा करते थे, इमरान अब्बास, ठीक है, हाँ एक्सीडेंट हो गया था बिल्कुल, वो मेरे प्रोड्यूसर थे। अच्छा, अब जब वो बताया करते थे साथ साथ, और बताना ज़रूरी इसलिए होता है, उसका ये मतलब नहीं कि आपको आता कुछ नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि आप 4-5 चीज़ों पे, महाज़ों पे इकट्ठे लड़ रहे होते हैं, तो कोई पॉइंट मिस होता है तो वो पीछे से आपको बताते हैं। एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अब उन्होंने मुझे कहा कि इससे ये सवाल पूछो, IFB में कह रहे हैं। अब विंडो चेंज हुई और सोलो विंडो चलेगी फैसल रज़ा आब्दी की। मैं टीवी पे उस टाइम नहीं आ रहा, मैंने उनको बातों से समझाया कि मुझे बैक एंड नहीं पता इसका, तो मैं ये सवाल नहीं करूँगा। अब आपकी इतनी वो होती है अंदर, मेरी तस्वीर अंदर जा रही है, समझ रहे हैं या नहीं? मतलब कुछ थोड़ा सा PCR में जहाँ वो बैठे हुए प्रोड्यूसर, उनको तस्वीर, उनको मैंने कहा ऐसे करके, मैंने कहा मुझे नहीं पता इसका, बैक एंड नहीं पता मुझे।
अच्छा, वो समझ गए मेरे इशारे को और मुझे कहते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ, ये आपको किसी सूरत जो है वो रिवर्स नहीं करेगा, अगर रिवर्स किया तो इसका जवाब भी मेरे पास है। मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं। कहते हैं कर दें, फंस जाएगा, वायरल कंटेंट है, निकल जाएगा ये। तीसरी बार जब उन्होंने मुझे कहा ना, तो मैंने सवाल कर दिया। जब मैंने वो सवाल किया तो पकड़ लिया मुझे फैसल रज़ा अब्दी ने, वो बड़ा तेज पकड़ लिया उसने मुझे। जब उसने मुझे पकड़ लिया तो इमरान पास नहीं आएगा। नहीं सर, वो टेक्निकल इशू हुआ, विंडोज़ उड़ गई, वो उधर फंसे हुए हैं, मैं पागलों की तरह देखी जा रहा हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ, और ठा 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 मारी जा रहा है और मैं बैठा हुआ। अच्छा, फेस कर ली मैंने सिचुएशन। वो बड़ा बदतमीज भी था। अगली बार मैंने 1 माह बाद दोबारा टाइम लिया। 1 माह बाद मैंने दोबारा लिया। पनामा पेपर्स उस टाइम चल रहे थे, 2016 की बात बता रहा हूँ। मैंने अब रिलेट करें एक्सपीरियंस से, कमोबेश मैंने 24 घंटे सिर्फ रीडिंग की। 24 घंटे। टॉपिक पनामा था, सारी उसके ऊपर तैयारी थी। पहला सवाल मैंने किया फैसल रज़ा अब्दी से, और फैसल रज़ा अब्दी ने मुझे ये कहा कि ये सब बकवास है, पनामा पेपर्स, ये करप्शन और ये सारा कुछ जो है वो बकवास है। मेरा सारा रिलेट ही उससे कर रहा था। टॉपिक कंटिन्यू करना। टॉपिक मैं तो ब्लैंक। अब उसने मैंने क्या किया, अब मैंने ड्रामा क्रिएट किया। मैंने कि पकड़े पेपर पढ़े हुए थे, मैंने पेपर पकड़े। मैंने कहा फैसल रज़ा अब्दी साहब, ये पढ़ी मेरी तैयारी, मैंने बहुत पढ़ा है, आए करें बात फिर मेरे साथ, चले दिल की बात करते हैं, बोले आप बताएं मुझे फिर क्या हाल है पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया आपको? सर दैट वाज एक्सपीरियंस, कि मैं एक सिचुएशन हैंडल कर चुका था, मुझे पता था मैंने इससे निकलना है। पूरा प्रोग्राम फैसल रज़ा अब्दी नीचे कि ठीक है फिर खुली बातें कर लेते हैं, अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं आना चाह रहे, आप सोल्यूशन पे आना चाह रहे हैं, फिर मैं आप पे आता हूं, आप पे आके ये कहता हूं कि आप या कुछ करके आए हैं, आप किस पार्टी के साथ रह के आए हैं। तो ये सिचुएशन जो आपने हैंडल करनी होती है ना, इसको आप रिलेट कर लें आप अपने एचआर के साथ कि सिचुएशन एक दफ़ा आपने देख ली, आपको कोई समझ नहीं आ रही, आप क्या करेंगे, आप एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने फरहान खान साहब से पूछा, ठीक है, उसको आपने भी इंडोर्स किया कि जी आप भी लिंगर ऑन करते हैं, और उसका हल ही है, उसका कोई, आप देखें, आप 2 पार्टनर्स को लड़ा नहीं सकते, अल्टीमेटली आपका नुकसान है। 2 बॉसेस को लड़ा नहीं सकते आप ये नहीं कह सकते कि जनाब डायरेक्ट उसने ये कहा है, वो आपको कह देंगे, बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है सर? बड़ा होने के लिए एचआर लेके आएंगे, वो पॉलिसीज डेवलप करेगा, वो सिस्टम्स डेवलप करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करेगा, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करेगा। वो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात कर रहे होते हैं, बुनियादी तौर पे वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वो आपके पास आ रहे होते हैं, आपके प्रॉफिट से चीज़ आ रही होती है कि आपने किसको कितना इंक्रीमेंट देना है। अगर प्रॉफिट आपका कम है तो वो चीज़ें आपकी, जब आप बिजनेस इसका डिपेंड ये करता है कि छोटा है तो आप खुद अगर वो देख रहे हैं उसका एचआर, तो एचआर तो बेसिकली है ही है ना, सैलरी दे रहे हैं सर, छोटे बिजनेस में सैलरी दे रहे हैं, हाँ डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसको आपने टारगेट देना है और उस टारगेट को आपने कैलकुलेट करना है 1 साल के अंदर उस साल के अंदर। लेकिन बात वही है कि राइट हायरिंग, जब आप राइट हायरिंग करेंगे, उसका एक्सपीरियंस होगा उस सारे मामले के अंदर। अब मैंने ऐसे चेयरमैन और सीईओ भी देखे हुए हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा एचआर मैनेजर या हेड चाहिए जो हमें गाइड करे। ये मैं आपको लोकल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, आप उनको भी सेठ कह सकते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जी हमें गाइड करे वो, कि हम क्या करें कि हमारे ऑपरेशंस बेटर हो जाएं, हमारे सिस्टम्स बेटर, यही हो रहा है, हाँ बिजनेस पार्टनर्स। तो इसलिए एचआर तो सर ये मतलब देखें, आपके बिजनेस के बेसिक फंक्शंस के अंदर से एक फंक्शन है। आप अकाउंट्स का बंदा नहीं रखते, आप फाइनेंस का बंदा नहीं रखते तो भी आप हर्ट होंगे, एचआर नहीं रखते आप तो भी हर्ट होंगे। होता क्या है, होता ये है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर 2-4 दोस्त मिल जाते हैं आपस में, और 35 से 40 के दरमियान ना बड़ा शदीद खुमार उठता है कारोबार करने का। नौकरी कर करके ना आप एक सर्टन लेवल पे जाते हैं, ग्रो आपने नौकरी में भी करना होता है, लेकिन एक सर्टन लेवल पे जाके कहते हैं यार ये किस खिचखिच बकबक में मैं पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इन जैसे जो अभी बिल्कुल यंग है, छोटे हैं, इन्होंने भी टारगेट रखा होता है कि 10 साल के बाद अपना काम शुरू करना। वो आप बिजनेस शुरू कर लेते हैं, कितने लोग होते हैं सर शुरू में? 2 से 3 लोग होते होंगे।
4 लोग होते होंगे, अच्छा वो आपस में पार्टनर्स भी होंगे, तू इतने पैसे तुम ले आओ, इतने तुम ले आओ, इतने कारोबार शुरू करते हैं। ओवर द टाइम सर वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा, बहुत बड़ा होता जाता है। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब आपका कारोबार बड़ा हो गया और सिस्टम्स भी वही चला रहे हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की ही नहीं है, आपने डेवलप किया ही नहीं है। यानी आपने कारोबार शुरू किया, छोटा कारोबार था, वो एक 10 साल बाद 20 साल बाद बहुत बड़ा हो गया है। पीछे मुड़ के देखते हैं, आप कहते हैं यार सिस्टम्स तो बने ही नहीं हुए, पॉलिसीज तो बनी ही नहीं हुई, हम तो आज भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, हम तो आज भी अप्रूवल्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्पेशल अप्रूवल्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे जब आप स्टार्ट से ही वो HR वो बाकी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो आपके लिए ही आसानी पैदा होगी, आपका ही फ़ायदा होगा उसके अंदर। जब आपको कोई काम होता है, चलें अल्लाह से कर लेते हैं, अल्लाह से भी काम होते हैं ना, तो क्या होता है, कितने कर्टियस हुए होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। स्वीपर जा रहा है, उसको कह रहे हैं कैसे आप, ठीक है, खैरियत से हैं आप, आपके घर में सारे बच्चे कितने हैं आपके, ठीक है, इधर आए मेरे साथ। आप होता या नहीं होता, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। काम हो गया, उसके बाद मुनाफिकत नहीं सर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ईमान की कैफियत बढ़ती है और कम होती रहती है। तो ये इसको मुनाफिकत नहीं, आपके अंदर ये है, मतलब इंसान है ना आप, तो हाँ, मतलब आप इंसान है तो उसने गलतियाँ भी करनी है, उसने गुनाह भी करने हैं, उसके बिहेवियर्स के अंदर भी चेंज आएंगे। तो सर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं ना, तो उस टाइम आप ये हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ भी यही हैं आप, हाल जान आजा कोई बात नहीं, खैर है। जब आप हो गए ना, मजबूत हो गए हैं, फिर आपको अपने राइट्स याद आते हैं, फिर आपको अपनी अथॉरिटी याद आती है, फिर आपको अपनी पावर याद आती है। दैट्स वाई वो फिर सब, तो दूसरा भी तो ग्रो हुआ है ना आपका, है तो नहीं, उसका भी वो, उसका भी सेम है। अब अगला सवाल बताएं दोबारा। इतने लोगों को आप सर थैंक यू सो मच।